हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 8 का है। कक्षा 8 के पाठ 1 से लिया गया है, पृथ्वी और हमारा जीवन। आपकी पुस्तक यानी भूगोल से लिया गया है। पाठ का नाम है संसाधन। पाठ एक संसाधन से जितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे, उन प्रश्नों को बनाकर उन प्रश्नों का हल करके आपके पास भेज रहा हूँ। साथ में आपकी पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल करके आपके पास भेज रहा हूँ। तो चलिए, पाठ को आपको अच्छी तरह कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया हूँ। अब इन बहुविकल्पी प्रश्नों की हम व्याख्या करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है बहुविकल्पी प्रश्न में। प्रश्न नंबर एक है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल व वन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक संसाधन नहीं है, खनिज पदार्थ या मिट्टी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, या अस्पताल प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल और वन, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ और मिट्टी, या अस्पताल। तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा अस्पताल मानव निर्मित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है? घर और विद्यालय, सड़क व पुल, अस्पताल, मशीनें एवं बांध, कारखाने, खनिज पदार्थ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है? तो घर और विद्यालय मानव निर्मित संसाधन हैं, सड़क व पुल मानव निर्मित संसाधन हैं, अस्पताल, मशीनें व बांध मानव निर्मित संसाधन हैं, कारखाने मानव निर्मित संसाधन हैं, खनिज पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है? तो वो है खनिज पदार्थ। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं। ऐसे संसाधन भी प्रश्न को अच्छी तरह समझ लिया करें, फिर ऑप्शन को अच्छी तरह समझ लें, तब उत्तर करने में सफलता मिलेगी। सब उत्तर सरलता से आप कर ले जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 3, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 3, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन कहलाता है, या मानव पूरी संसाधन कहलाता है, या प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, या संसाधन कहलाता है?
प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऐसा संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4 ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 4 ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित हैं, असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, किया जाता है, क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या अक्षयशील संसाधन। प्रश्न नंबर 4 ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नवीकरण संसाधन। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5 सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 5 सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? अक्षयशील संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। अक्षयशील संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा, इन्हें कहा जाता है अक्षयशील संसाधन। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सब जगह होती है। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सब जगह होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 6 कुछ संसाधनों की प्राप्ति सब जगह होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। इन्हें क्या कहा जाता है? सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन, नवीकरण संसाधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा भाई? कुछ संसाधनों की प्राप्ति सब जगह होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सर्वव्यापक संसाधन। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7 कुछ संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 7 कुछ संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। ये भाई अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पे अनवीकरणीय, समझिए, अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है।
तो प्रश्न नंबर 7, कुछ संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? तो ऐसे संसाधन को कहा जाएगा स्थानिक संसाधन। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे जाएं। प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, तो वह कौन सा संसाधन कहलाता है? प्रश्न नंबर 8, प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, तो वह कौन सा संसाधन कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, सर्वव्यापक संसाधन कहलाता है, स्थानिक संसाधन कहलाता है, या मानव निर्मित संसाधन कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 8 के ऑप्शन प्राकृतिक संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ऐसा संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को कौन सा संसाधन कहा जाता है? प्रश्न नंबर 9, मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को कौन सा संसाधन कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन कहा जाएगा, मानव निर्मित संसाधन कहा जाएगा, सर्वव्यापक संसाधन कहा जाएगा, या मानव संसाधन कहा जाएगा? प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन या मानव संसाधन। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मानव संसाधन कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1980 में की गई, या 1990 में की गई, या 1985 में की गई, या 1995 में? प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 1980 में, 1990 में, 1985 में, या 1995 में? तो भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी 1985 में। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है, या मानव संसाधन कहलाता है, या सतत पोषणीय विकास कहलाता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 11, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण, मानव संसाधन, सतत पोषणीय विकास, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 11, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है संसाधन संरक्षण। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। ऐसा विकास
कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी है भाई, ये भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो क्या कहलाता है? ऐसा विकास कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है या प्राकृतिक संसाधन कहलाता है? प्रश्न नंबर 12, ऐसा विकास कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी इससे लाभान्वित हो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सतत पोषणीय विकास। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? प्रश्न नंबर 13, सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन देखें। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधन का अधिकतम दोहन करना। प्रश्न नंबर 13, सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, तो पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना ये सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र में से शामिल किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन देखें। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना शामिल किया जा सकता है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और ह्रास में परिवर्तन लाना शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन डी, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना शामिल किया जा सकता है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना शामिल किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन नहीं, सही तरीके से दोहन करना ये शामिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ शामिल नहीं किया जा सकता है तो आप समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन एफ, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन नहीं, सही तरीके से दोहन करना। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 यहाँ 2 बार आया है पर प्रश्न अलग हैं। प्रश्नों को सीरियल से सही से लिखें और सेशन को 2-3 बार देखें। पहले 2-3 बार देखने के बाद नोटबुक में लिख लें। इतने में ही हम वादा करते हैं आपको पूरा पाठ कंठस्थ हो जाएगा, आपको संपूर्ण पाठ की सही जानकारी हो जाएगी। आपकी नज़रों से कोई भी प्रश्न कहीं से भी कोई पूछे बच नहीं पाएगा। आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सेशन को 2-3 बार देखें फिर नोटबुक में लिख लिया करें। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे जाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने कब सतत पोषणीय विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया? प्रश्न नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब सतत पोषणीय विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया? 25 सितंबर 2015 को, 25 सितंबर 2016 को, 25 सितंबर 2017 को, 25 सितंबर 2018 को। प्रश्न नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने कब सतत पोषणीय विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया? तो ये संकल्प लिया था 25 सितंबर 2015 को। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 25 सितंबर 2015। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। 13 दो बार है, 14 नहीं है, तो सीरियल आपका सही हो गया है। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे आए। सतत पोषणीय विकास के 17 लक्ष्यों को, लक्षणों नहीं है, लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प कब तक किया गया है? सतत पोषणीय विकास के 17 लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प कब तक किया गया है? वर्ष 2030 तक, वर्ष 2040 तक, वर्ष 2050 तक, वर्ष 2060 तक। प्रश्न नंबर 15 के ऑप्शन हैं वर्ष 2030 तक, वर्ष 2040 तक, वर्ष 2050 तक, वर्ष 2060 तक। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2030 तक। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, सतत पोषणीय विकास के 5P पर बल दिया गया है। 5P में क्या शामिल नहीं है? प्रश्न नंबर 16, सतत पोषणीय विकास के 5P पर बल दिया गया है। 5P में क्या शामिल नहीं है? पीपल्स, प्लांट, पर्सनालिटी, पीस, परसेंटेजशिप, पावर। पीपल्स यानी जनसंख्या होता है, प्लांट में स्थान होता है, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व होता है, पीस का मतलब उसमें कैसी उपयोगिता हो रही है, किस आधार पर हो रही है। परसेंटेजशिप का मतलब किसका परसेंट भागीदारी है। पावर का मतलब शक्ति। तो सतत पोषणीय विकास के 5P पर बल दिया गया है। 5P में क्या शामिल नहीं है? तो पीपल्स, प्लांट, पर्सनालिटी, पीस, परसेंटेजशिप, पावर। तो इसमें शामिल नहीं किया गया है क्या? पावर। और ये 5P, पीपल्स, प्लांट, पर्सनालिटी, पीस, परसेंटेजशिप, ये शामिल किया गया है, पावर नहीं शामिल किया गया है। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन एफ सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय के समक्ष भारत में जलवायु पहल योजना कब सौंपी? संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय के समक्ष भारत ने, ये में नहीं रखना, ने लिख देना भाई, ने
जलवायु पहल योजना कब रखी? 2 अक्टूबर 2015 को, 2 अक्टूबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2017 को या 2 अक्टूबर 2018 को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना कब सौंपी? तो 2 अक्टूबर 2015 को, 2 अक्टूबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2017 को और 2 अक्टूबर 2018 को। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2015 को। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न थे जिनके द्वारा पूरे पाठ को टारगेट किया गया है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल इसमें किया जा रहा, ये भी साथ में भेज रहे हैं आपके। पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर देखें, विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। उत्तर फिर से देखें, विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। दूसरे प्रश्न पे आए, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? उत्तर है, अक्षयशील संसाधन हैं सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि। कभी न समाप्त होने वाली संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? उत्तर है, सूर्य का प्रकाश, पवन, ये पवन वायु एक ही चीज़ भाई, पवन या वायु एक ही चीज़ है। आदि कभी ना समाप्त होने वाली संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, जीवाश्मी ईंधन और नवीकरणीय संसाधन क्यों हैं? जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय, भाई आ है ये, समझिए, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? और नहीं है, आ है, अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? प्रश्न को फिर देख लें, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों हैं? जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों हैं? उत्तर देखें, ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न में पूछा गया है जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों हैं? तो ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं और इनका एक बार प्रयोग होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इनका एक बार प्रयोग होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन भी एक ऐसा ही साधन है। जीवाश्म ईंधन भी एक ऐसा ही साधन है, इसीलिए हम इसे अनवीकरणीय ईंधन या संसाधन कहते हैं। इसीलिए हम इसे अनवीकरणीय, यहाँ पे संसाधन ही कर लेना भाई, संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों हैं?
ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं और इनका एक बार प्रयोग होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन भी एक ऐसा ही साधन है, इसलिए हम इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाया जाना, वर्तमान पीढ़ी के द्वारा सही तरीके से उपयोग किया जाना है और साथ ही साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाया जाना, वर्तमान पीढ़ी के द्वारा सही तरीके से उपयोग किया जाना है और साथ ही भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे आए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। ऐसा आप उत्तर को समझेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है मृदा का संरक्षण। मृदा का संरक्षण व्याख्या देखें। मृदा को बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा को बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए। मृदा को बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए, जिससे वायु वेग का प्रभाव ना पड़े, जिससे हवा का प्रभाव ना पड़े, वायु वेग का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशुचारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा को बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए, जिससे वायु वेग का प्रभाव न पड़े, क्योंकि मृदा अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशुचारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला देख लें, वृक्षों का संरक्षण। वृक्षों का संरक्षण औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है।
वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। चलिए तीसरा उपाय देखते हैं, खनिज संरक्षण। खनिज संरक्षण, खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। उनके विकल्पों की खोज करना चाहिए। उनके विकल्पों की खोज करना चाहिए। धातुओं के स्थान पर अन्य विकल्पों का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। उनके विकल्पों की खोज करना चाहिए। धातुओं के स्थान पर अन्य विकल्पों का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। जल संरक्षण को देखते हैं। चौथा संरक्षण क्या है? जल का संरक्षण। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। जल ही जीवन है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। नदियों एवं नालों में पहुंचता है। जल ही जीवन है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए, वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। इसे जमा किया जा सकता है। नहरें को पक्का करके तथा टिंकल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिंकल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है। घरों में भी पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 5 का व्याख्या हो गई। अब अगले प्रश्न पे आए। सही मिलान कीजिए। एक तरफ है कोयला, सौर प्रकाश, वन, दूसरी तरफ है मानव पूरी संसाधन, जीवाश्मी संसाधन, अक्षयशील संसाधन। तो कोयला क्या है? कोयला है जीवाश्मी संसाधन। मिलान यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। कोयला क्या है? जीवाश्मी संसाधन। सौर प्रकाश क्या है? अक्षयशील संसाधन। वन क्या है? मानव पूरित संसाधन। ठीक, तो इस तरह ये मिलान किया गया है। कोयला जीवाश्मी संसाधन, सौर प्रकाश अक्षयशील संसाधन, वन मानव पूरित संसाधन। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भाई। पुल एक संसाधन है, तो ये रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पुल एक संसाधन है, तो पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन है। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति में भरा जाएगा। पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। पहले में रिक्त स्थान में भरा जाएगा मानव निर्मित।
पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। दूसरा देख लेते हैं, उपजाऊ भूमि, फिर रिक्त स्थान है, संसाधन है। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे भाई? रिक्त स्थान में क्या भरना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो भूमि, उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पे प्राकृतिक भरा जाएगा। दूसरे में प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक भरा जाएगा। पहले में मानव निर्मित, दूसरे में प्राकृतिक। अब तीसरा देखते हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग रिक्त स्थान है कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? तो यहाँ क्या भरा जाएगा? संसाधन संरक्षण तीसरे में क्या रिक्त स्थान में भरा जाएगा? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो पुल एक मानव निर्मित संसाधन है, उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो चलिए भाई, इस प्रकार ये कक्षा 8 का पहला पाठ से जो प्रश्न बन सकते थे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है, उन प्रश्नों को एक ही सेशन में समाहित करके आपके पास भेज रहा हूँ। आप सेशन को 2-3 बार देखेंगे। 2-3 बार देखने के बाद नोटबुक में आप लिख लेंगे। हम वादा करते हैं आपको संपूर्ण पाठ कंठस्थ हो जाएगा, संपूर्ण पाठ की जानकारी हो जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।